नमस्कार साथियों। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए साथियों, जो आपका डीएलएड के तृतीय सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए एक सीरीज़ चलाई जा रही है, जिसमें आपके जितने भी सब्जेक्ट है सभी के जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जितने भी अभी तक जो है जितने एग्ज़ाम हुए हैं आपके तृतीय सेमेस्टर के, वह सभी प्रश्न जो है एक साथ कराए जा रहे हैं। तो चलिए साथियों, आप सभी तैयार हो जाइए। और जो है आज का जो है सब्जेक्ट है शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार से संबंधित जितने भी अभी तक प्रश्न आए हुए हैं आपके एग्ज़ामों में, वह सभी प्रश्नों को जो है आज कराया जाएगा, जिससे कि आपको आने वाली जो परीक्षा है उसमें काफ़ी लाभ हो सके। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। तो चलिए साथियों, आज का पहला क्या प्रश्न है, चलिए देखा जाए। तो यह प्रश्न है, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है? यह जो कथन जो है किसके द्वारा कहा गया है? कोठारी आयोग, यूजीसी, एनसीईआरटी या फिर मुदालिया कमीशन। तो यह किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन है एनसीईआरटी का जो है यह कथन है। चलिए साथियों, अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है और यह शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली का जो है आवश्यक अंग है और शिक्षा के उद्देश्यों के साथ पूर्ण रूप से संबंधित है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है कोठारिया कमीशन का जो है यह कथन है। चलिए साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछित है उसे मानकर चला जाता है। तो यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है रैमर्स व गैच का जो है यह कथन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष क्या है? तो यह घटनाओं का ज्ञान, प्रतिक्रिया करना, चरित्रीकरण करना या स्वाभाविकरण करना। तो इसका जो सही क्या होगा, क्रियात्मक पक्ष क्या है? तो जो स्वाभाविकरण करना जो है यह मूल्यांकन का जो है ये क्रियात्मक पक्ष है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो अगला प्रश्न है कि शैक्षिक उद्देश्यों का जो है बालक द्वारा किस सीमा तक जो है प्राप्त कर लिया गया है या ज्ञात करने की जो है व्यवस्थित प्रक्रिया को जो है मूल्यांकन की संज्ञा दी जाती है। तो मूल्यांकन की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? एक बार परिभाषा फिर से देख लीजिए। शैक्षिक उद्देश्यों को बालक द्वारा किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है और यह ज्ञात करना की व्यवस्थित प्रक्रिया में मूल्यांकन की जो है संज्ञा दी गई है। तो यह जो है मूल्यांकन की जो परिभाषा है किसके द्वारा दी गई है? तो ये है डांडेकर के द्वारा जो है यह परिभाषा दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है। क्या? कि मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का जो एक महत्वपूर्ण अंग है। क्या है? मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है और यह केवल शैक्षिक उपलब्धियों के मापन में ही सहायता नहीं देता है बल्कि उसमें सुधार भी करता है। तो क्या करता है? उसमें सुधार भी करता है। तो यह किसके द्वारा जो है परिभाषा दी गई है? तो यह जो है बेस्ले के द्वारा जो परिभाषा दी गई है। किसके द्वारा? बेस्ले के द्वारा परिभाषा दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न क्या है? तो आज का जो अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन में जो है व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उसको मानकर चला जाता है, यह किसने कहा है? तो यह जो है रैमर्स एंड गेज ने कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन के जो है महत्वपूर्ण बिंदु हैं शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम अनुभव, व्यवहारिक परिवर्तन या उपरोक्त सभी। तो जो मूल्यांकन के महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं यह जो होता है शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम अनुभव और व्यवहारिक परिवर्तन, यह तीनों ही जो होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। महेश ने गणित के विषय में जो है परीक्षा में जो है 60 अंक प्राप्त किए। यह प्रक्रिया क्या है? परीक्षण है, मापन है, मूल्यांकन है या फिर जो है उपलब्धि है। तो जो महेश ने गणित में जो परीक्षा में जो अंक प्राप्त की जाती है यह क्या होता है? यह एक मापन होता है। चलिए साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन व्यक्ति अथवा समाज या दोनों की दृष्टि में उत्तम है अथवा वांछनीय है उसको मानकर चला जाता है। तो यह किसने कहा है? तो यह रेमर्स ने कहा है। यह एक प्रश्न पहले भी आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस परीक्षण में शिक्षार्थी की किसी विषय या उनके विषयों में जो है कठिनाई ज्ञात की जाती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है उपलब्धि परीक्षण, ऑप्शन है बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन सी निदात्मक परीक्षण या अभिरुचि परीक्षण। तो इसे कहा जाता है निदात्मक परीक्षण, इसे कहा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है
मूल्यांकन की प्रक्रिया में जो है परिमाणों की पुष्टि संबंधित है किससे? व्यवहार परिवर्तन से, शिक्षण उद्देश्यों से, अनुभवों से, या इन सभी से है। तो जो इसका सही आंसर होगा कि मूल्यांकन की प्रक्रिया में जो परिमाणों की जो पुष्टि जो होती है या जो व्यवहार परिवर्तन से जो है यह संबंधित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षता आधारित मूल्यांकन है, तो दक्षता आधारित मूल्यांकन क्या है? सतत मूल्यांकन या व्यापक मूल्यांकन? तो दक्षता आधारित मूल्यांकन है या सतत एवं व्यापक दोनों ही मूल्यांकन होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षोन्नति का जो है प्रमुख साधन क्या है? तो कक्षोन्नति का जो प्रमुख साधन है मासिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, त्रैमासिक परीक्षा या सभी? तो जो कक्षोन्नति का प्रमुख साधन है यह जो होता है वार्षिक परीक्षा जो होती है या कक्षोन्नति का जो है प्रमुख साधन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सतत मूल्यांकन प्रक्रिया को जो है सामान्यतः विभक्त कर दिया जाता है। तो जो है ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी जो है 5 भागों में, 6 या फिर 10 भाग में। तो इसे जो है 10 भागों में जो है विभक्त कर दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छात्रों के जो है व्यक्तित्व संबंधित पक्ष है 8 हैं, 10 हैं, 6 है या 5 हैं, तो या कुल जो होते हैं 10 पक्ष होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाएं हैं वाद विवाद, खेल कूद, तैरना या सभी? तो जो पाठ्यक्रम संबंधित जो क्रियाएं हैं या वाद विवाद भी है, खेल कूद भी है और तैरना भी है। चलिए साथियों अब आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो अगला प्रश्न है, सतत मूल्यांकन निदान का पथ प्रशस्त करता है सार्थक ज्ञान से, निरर्थक ज्ञान से या दोनों से? तो या दोनों से ही जो है पथ प्रशस्त करता है। चलिए आगे देखते हैं। छात्र ड्रिल विधि के आधार पर सीखते हैं पहाड़े, गिनती, कविता या सभी? तो जो छात्र जो होते हैं ड्रिल विधि के आधार पर जो है या सभी जो है सीख जाते हैं, या पहाड़े भी सीखते हैं, गिनती भी सीखते हैं और कविताएं भी सीखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न क्या है? प्राथमिक कक्षा में जो है विद्यार्थी को परीक्षण दिया जाता है 3RS, 2RS, 4RS या 6RS? तो जो होता है 3RS जो होता है परीक्षण दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन का क्या अर्थ है? तो जो मूल्यांकन का अर्थ है बुद्धि का मापन, स्वास्थ्य का मापन, छात्रों के शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जांच या यह सभी होते हैं? तो यह दो होते हैं। इसका जो सही आंसर होगा छात्रों के शैक्षिक लक्ष्यों की जो है प्राप्ति का जो है जांच होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लूम ने जो है शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में विभक्त किया है? सभी साथी बताएंगे। तो ब्लूम ने कितने भागों में विभक्त किया है? ऑप्शन ए 2 भागों में, ऑप्शन बी 3 भागों में, ऑप्शन बी जो होता है 4 भागों में, ऑप्शन बी 5 भागों में। तो ब्लूम ने जो है कुल जो है 3 भागों में जो है विभक्त किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो है प्राथमिक कक्षाओं में किस मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है? सभी साथी बताएंगे। तो जो प्राथमिक कक्षाओं में जो होता है जांच सूची का, निरीक्षण का, संचयी आलेख का या रेटिंग स्कूल का? तो जो प्राथमिक स्कूल होते हैं इनमें जो होता है निरीक्षण विधि का जो है प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुणों के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है अनुसूची, निर्धारण सूची, प्रश्नावली या प्राप्तांक पत्र? तो जो गुणों के मापन के लिए जो होता है निर्धारण सूची जो होती है प्रयोग की जाती है। क्या? निर्धारण सूची। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है अशाब्दिक निर्धारण मापनी है तो या क्या है? निर्धारण मापनी, स्थिति मापनी, आंतरिक संगति मापनी या आत्मनिर्धारण विधि? तो जो आत्मनिर्धारण विधि है यह जो होती है अशाब्दिक निर्धारण मापनी होती है। तो चलिए साथियों अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निर्धारण मापनी का जो है महत्वपूर्ण भाग क्या है? निर्णायक, विषयी या सात्वत होता है? तो यह जो सभी होते हैं निर्धारण मापनी के जो होते हैं महत्वपूर्ण भाग होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तम प्रशिक्षण की विशेषता क्या होती है? तो वैधता होती है, विश्वसनीयता होती है, व्यावहारिकता होती है या यह सभी होते हैं? तो जो उत्तम प्रशिक्षण में जो होता है वैधता भी होगी, विश्वसनीयता भी होगी और व्यवहारिकता भी होती है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। शिक्षण, अधिगम तथा मूल्यांकन एक दूसरे से संबंधित है, पूरक हैं, घनिष्ठ हैं, आवश्यक है या इनमें से कोई नहीं होगा? तो जो शिक्षण, अधिगम तथा मूल्यांकन जो होते हैं एक दूसरे से घनिष्ठ होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि मूल्यांकन के द्वारा स्तर का ज्ञान
किया जाता है? ऑप्शन ए छात्रों के अधिगम स्तर को, समाज के अधिगम स्तर को, छात्र के अधिगम स्तर को, या इन सभी से। तो यह जो होता है छात्र के अधिगम स्तर को जो है जांच किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इस प्रश्न क्या था? मूल्यांकन के द्वारा स्तर का ज्ञात किया जाता है। किसके स्तर का ज्ञात? तो छात्र के अधिगम स्तर का जो है ज्ञात किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधि नहीं है? परीक्षण पुनः परीक्षण, अर्ध विच्छेदन, मानक त्रुटि या समांतर प्रारूप विधि। तो यह जो होती है मानक त्रुटि जो होती है यह विधि ज्ञात करने की नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ परीक्षण वह है जिसमें प्रत्येक परीक्षक किसी प्रश्न के उत्तर या निष्पादन को देखकर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। और यह परिभाषा जो है किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? तो यह जो है क्रोनबेक ने जो है दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है? विश्वसनीयता, वैधता, जो है संक्षिप्तता, या फिर जो है वस्तुनिष्ठता। तो संक्षिप्तता जो होती है अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं होती है। अच्छे परीक्षण में विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता जो है आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब कोई परीक्षण वही मापता है जो उसके मापन का प्रयोजन होता है, वह परीक्षण कहा जाता है विश्वसनीय, प्रमाणक, वैध या वस्तुनिष्ठ। तो यह जो होते हैं वैध होते हैं। चलिए आगे बढ़ते। कोई परीक्षण उस सीमा का जो है वैध है जहाँ तक वह अपने उद्देश्यों को मापन करता है। तो यह कथन किसने कहा था? तो यह जो कथन है गिलफोर्ड का जो है कथन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष होते हैं। जो प्रश्नों कुल 4 पक्ष होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निदात्मक परीक्षण का जो है निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं है? इसके आधार पर शिक्षक अपनी शिक्षण विधियों का विश्लेषण कर सकता है। इसके द्वारा उद्देश्यहीन हो जाते हैं। इसके प्रयोग से जो है शिक्षण एवं मूल्यांकन में जो गतिशीलता बनी रहती है, या इसके द्वारा मानसिक एवं शैक्षिक दुर्बलता का पता लगाया जा सकता है। तो क्या होता है? इसके द्वारा जो उद्देश्यहीन हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। निदानात्मक परीक्षण जो है निर्माण के लिए प्रथम सोपान कौन सा होता है? तो ये हो जाता है पाठ्य वस्तु का विश्लेषण। आधार रूप में निदान एवं उपचार साथ साथ चलते हैं। तो यह कथन किसने कहा था? यह स्किनर ने कहा था। इसके अगला प्रश्न है उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र में कौन नहीं आते हैं? तो यह जो अंकगणित जो है इसमें नहीं आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है क्रियात्मक अनुसंधान शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? सभी साथी बताएंगे। तो यह जो शब्द जो है कार्लियर एवं लुविन ने जो है यह दिया था। क्रियात्मक अनुसंधान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसे सीखने का तरीका कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते। क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग होता है शिक्षण सुधार में, शिक्षण में परिवर्तन हेतु, विद्यालय एवं शिक्षण की समस्या समाधान में, या उपयोग सभी में। तो यह जो है शिक्षण सुधार में, शिक्षण में परिवर्तन में और विद्यालय एवं शिक्षण की समस्या समाधान तीनों में ही इसका उपयोग होता है। क्रियात्मक अनुसंधान के जो है परिणाम शैक्षिक कार्यक्रम पर प्रभाव डालते हैं। तो प्रत्यक्ष रूप से जो है प्रभाव डालते हैं। चलिए आगे डालते। क्रियात्मक अनुसंधान एक सीखने की जो है तरीका है, या किसने कहा था? तो स्टीफन एम कोरे ने कहा था। चलिए आगे बढ़ते। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शिक्षा के नूतन आयाम का भाग नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो जनसंख्या शिक्षा जो है यह नूतन आयाम का भाग नहीं है। चलिए आगे एक बार फिर से इस प्रश्न को देख लीजिए कि अध्यापकों का वेतनमान का जो है पुनर्निर्माण जो है यह नूतन आयाम का जो है भाग नहीं है। चलिए आगे देखते हैं कौन सी जो है प्रवृत्ति नहीं है। मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति, वैज्ञानिक प्रवृत्ति, सामाजिक प्रवृत्ति या आशावादी प्रवृत्ति। तो आशावादी प्रवृत्ति जो है यह जो है प्रवृत्ति जो है नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है नवाचार का अर्थ वह परिवर्तन जो नवीनता लाए। तो यह वाक्यांश किसने कहा था? यह योगेंद्र जीत ने कहा था। नवाचार वह विचार है जिसकी प्रतीति व्यक्ति विचार के रूप में करें। तो यह कथन किसने कहा था? यह रोजर्स ने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से नवाचार की जो है कौन सी विशेषता है? तो नवाचार की विशेषता इन्हें जिसे नया समझा जाता है, प्रयासपूर्ण किया जाने कार्य होता है, वर्तमान परिस्थिति में सुधार लाने का प्रयत्न होता है, यह सभी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवाचार की सफलता के मूल्यांकन के विषय में निम्न विचार किस विद्वान का है कि किसी नवाचार के द्वारा जो अर्जित कौशलों का प्रयोग
आगे आने वाले नवाचारों में भी किया जाता है, तो यह जो है MB माइल्स ने जो है कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक नवाचार द्वारा जो है शैक्षिक नवाचार अथवा शैक्षिक नवीन विधाओं को जानने का स्रोत क्या है, तो जो है यह जो है शिक्षा संबंधी पत्रिकाएं भी है। इसका शिक्षा प्रसार सेवा विभाग और शोध पत्रिकाएं, यह सभी जो होते हैं नवीन विधाओं के जानने के स्रोत होते हैं। इसके अगला आता है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, तो यह जो है अनस्तसी जो है यह जो इसके लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों को बालक द्वारा किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है, यह ज्ञात करने के लिए करने की जो है व्यवस्थित प्रक्रिया को मूल्यांकन की जो है संज्ञा दी जाती है। तो यह परिभाषा किसने दी है, तो यह जो है डांडेकर ने दी है। अब मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और यह शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। तो यह कथन किसने कहा है, तो यह कोठारी आयोग द्वारा कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन की प्रक्रिया का आवश्यक अंग नहीं है। शैक्षिक उद्देश्य, सीखने का अनुभव, छात्रों की जो है योग्यता का वांछित स्तर या जो है व्यवहारिक परिवर्तन। तो जो छात्रों की योग्यता का वांछित स्तर है यह मूल्यांकन प्रक्रिया का जो है आवश्यक अंग नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आज का, तो आज का अगला प्रश्न देखा जाए तो यह है कि निकष संदर्भित मापन की जो है अवधारणा सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई है। तो यह जो दी गई थी यह रॉबर्ट ग्लेसर के द्वारा दी गई थी। अगला आता है ऐसे मापन जो किसी व्यक्ति के गुण की सापेक्ष स्थिति का जो है वर्णन उससे संबंधित समूहों के संदर्भ में करता है। तो यह किसके द्वारा कहा गया, तो यह जो मानक संदर्भित मापन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है जब सीखने वाले छात्रों की उपलब्धि का वांछनीय स्तर शिक्षण के उद्देश्यों का जो है विषय सामग्री के रूप में पहल से ही निश्चित कर लिया जाता है, तो इस प्रकार का प्रशिक्षण क्या कहलाता है, तो यह निकष संदर्भित परीक्षण कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन परीक्षण नहीं है, तो कौन सा नहीं, अभिक्षमता परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, प्रेक्षण या बुद्धि परीक्षण। तो परीक्षण जो है या जो नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य से संबंधित नहीं है, तो जो चारित्रिकरण है यह ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य से जो है संबंधित नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। निदानात्मक परीक्षण का मुख्य प्रयोजन क्या है, किसी विषय में जो है छात्रों की विशिष्ट कमजोरियों का पता लगाना, छात्रों की विशिष्ट कमजोरियों को ध्यान में रखकर उपयुक्त शिक्षण प्रदान करना, किसी विषय में जो है छात्रों के ज्ञान व कुशलता का मापन करना, छात्र किसी विषय में जो है विशिष्ट प्रकार के कार्य करने वाली बीजभूत योग्यता का मापन करना। यह क्या है, तो इसका जो सही आंसर होगा किसी विषय में छात्रों की विशिष्ट कमजोरियों का पता लगाना जो है निदानात्मक परीक्षण का जो मुख्य प्रयोजन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है उपलब्धि परीक्षण का निर्माण का जो है सोपान नहीं है। ऑप्शन है परीक्षण का प्रशासन करना, परीक्षण की योजना बनाना, परीक्षण की प्रारंभिक रूप में जांच करना या परीक्षण का मूल्यांकन करना। तो परीक्षण की प्रशासन करना या जो है जो है सोपान का जो क्रम नहीं है। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, तो आर्मी बीटा परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, टर्मन मेरिल परीक्षण या वेल्सर बुद्धि परीक्षण। तो जो है जो आर्मी अल्फा परीक्षण है यह जो है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। चलिए आगे देखते हैं। थार्नडाइक ने से निम्न में से किस बुद्धि के जो है सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो यह जो बहुकारक सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं कि एक 10 वर्ष का लड़का 12 वर्ष की मानसिक आयु रखता है, तो उसका जो है बुद्धि की IQ क्या होगी, आप सभी साथी बताएंगे। तो आपको पता होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, क्या होता है इसमें मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। इस चीज़ को लिख लीजिएगा। मानसिक आयु कितनी है 12 वर्ष, वास्तविक आयु 10 वर्ष होती है गुणे 100। तो 1 0 से 0 कटा, इसका सही आंसर होगा 120 जो होगी IQ होगी। आप अगर इसको लिखना चाहें तो इसका क्या होता है मानसिक आयु इसको वैसे लिख दे रहे हैं बटे वास्तविक आयु गुणे 100। आप हिंदी में लिख लीजिएगा इसको, वैसे मैं शॉर्ट में थोड़ा सा लिख दिया है, ठीक है। तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 जो होता है इसका मानसिक आयु का जो फार्मूला होता है। फिर अगला प्रश्न आता है कि मानसिक अभियोग्यता का मापन होता है, क्या होता है सापेक्ष मान जो होता है यह होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 90 तथा 100 के बीच बुद्धि लब्धि वाला
व्यक्ति किस बौद्धिक स्तर के अंदर का आता है, तो ये आता है सामान्य बुद्धि स्तर के अंदर आता है। किसमें? सामान्य बुद्धि के अंदर आता है। फिर आता है बिने साइमन एवं टर्मन द्वारा निर्मित बुद्धि परीक्षण निम्न में से किस श्रेणी में आता है, तो यह व्यक्तिगत परीक्षण में आता है। उसके बाद आता है निम्नलिखित में कौन व्यक्तिगत परख प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है, तो सभी साथी बताएंगे TAT रोडसा एवं एक ब्लांड टेस्ट, शब्द सहचर विधि या कैटिल का जो है 16 PF, तो जो कैटिल का 16 PF था यह जो है इसके अंतर्गत नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन वस्तुनिष्ठ परीक्षण का दोष है, सभी साथी बताएंगे। जो पर्याप्त नमूनाकरण, अंकन में जो है सुविधा, उत्तर का अनुमान लगाने की संभावना या विश्वसनीयता, तो उत्तर में अनुमान लगाने की संभावना जो है इसका सही आंसर होगा। अगला आता है मूल्यांकन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि यह शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं, तो सभी साथी बताएंगे। यह किसने कहा है? ग्रीन ने कहा है, ली ने कहा है, क्रॉनबेक ने कहा है, या क्विलिन या तथा हन्ना ने कहा है, तो क्रॉनबेक ने जो है कहा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला आता है मापन क्या होता है, तो मापन होता है गुणात्मक, मात्रात्मक, तुलनात्मक या फिर उपरोक्त सभी। तो जो मापन होता है यह होता है मात्रात्मक होता है। फिर आता है व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है सतत मूल्यांकन द्वारा, दक्षता आधारित मूल्यांकन द्वारा, व्यापक मूल्यांकन द्वारा या इकाई मूल्यांकन द्वारा, तो जिसका सही आंसर होगा व्यापक मूल्यांकन द्वारा जो किया जाता है। फिर आता है ज्ञान, बुद्धि व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है, तो यह संज्ञात्मक पक्ष से है। चलिए आगे देखते हैं। सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो यह वार्षिक मूल्यांकन कहा जाता है। प्रायोगिक मूल्यांकन क्या होता है, तो विज्ञान, भूगोल और कृषि का मूल्यांकन प्रायोगिक मूल्यांकन होते हैं। फिर आता है उत्तम परीक्षण की विशेषता क्या होती है, तो यह जो होती है इसमें क्या विशेषता नहीं होती है, वैधता, विश्वसनीयता और जो वस्तुनिष्ठता, तो यह तीनों जो होते हैं विशेषता होती है, परंतु जो कठोरता जो होता है यह विशेषता नहीं होती, तो इसका सही अंतर कठोरता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है आकलित मूल्यांकन से, रचनात्मक मूल्यांकन से, मौखिक मूल्यांकन से या दक्षता मूल्यांकन से, तो यह होता है मौखिक मूल्यांकन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। छात्रों की रुचियों, संवेगों, मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष कहलाता है, तो क्या कहलाता है, यह भावात्मक पक्ष कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। ब्लूप्रिंट का संबंध है किससे? क्रियात्मक शोध से, नवाचार से, प्रश्न पत्र निर्माण से, उपचारात्मक शिक्षण से, तो यह जो है प्रश्न पत्र निर्माण से जो है यह जो है संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। छात्रों की त्रुटियों व ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण कहलाता है, तो क्या कहलाता है? निदानात्मक शिक्षण, नवाचारी शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण या कौशल आधारित शिक्षण, तो यह उपचारात्मक शिक्षण जो है कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। बचाव निदान का उच्चतम स्तर क्या है, तो यह जो है रॉस का यह कथन जो है रॉस ने कहा था कि बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है कि कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समाधान हेतु किया जाने वाला शोध कहलाता है, तो यह क्रियात्मक शोध कहलाता है। शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष कितने होते हैं, तो कुल 4 जो होते हैं पक्ष होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि किसी निश्चित प्रयोजन को ध्यान में रखकर जब हम यह देखते हैं कि उसको पूरा करने में वह वस्तु, विचार, क्रिया कहाँ पर तक उपयोगी है, तो यह निर्णय कहलाता है। क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है। अगला आता है व्यापक मूल्यांकन का आशय है व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन से, नैतिक पक्ष के मूल्यांकन से, सामाजिक पक्ष के मूल्यांकन से या बौद्धिक मूल्यांकन से, तो व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन से जो संबंधित है। मूल्यांकन प्रक्रिया को समानता कितने भागों में बांटा गया है, तो यह जो है कुल जो होता है 4 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन की जो है संज्ञानात्मक पक्ष से है, तो समझ का जो है संबंध संज्ञानात्मक पक्ष से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से है, तो रुचियों का जो होता है संबंध भावात्मक पक्ष से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है सतत एवं और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में मुख्यतः कितनी क्रियाएं होती हैं, तो मुख्यतः जो है 5 क्रियाएं होती हैं। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बनती जा रही है। तो इसको 2 पार्ट में हम कंप्लीट करा देंगे, जिससे कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयार हो सके। यदि एक ही वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी तो आपके लिए भी जो है समय का जो है
काफ़ी समय लगेगा, इसलिए जो है आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जो भी नए साथी जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए साथियों, धन्यवाद।